चलिए, हम देख रहे हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आपने लास्ट टाइम पढ़ा था नर्स्ट का इक्वेशन। उसमें आपने गैल्वेनिक सेल के लिए भी इक्वेशन निकाला था और एक सिंपली जनरल कंडीशन पे भी नर्स्ट का इक्वेशन देखे थे। ठीक, आज उसी के आगे हम एक बात करेंगे, किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन। एक बार फिर से यहाँ पे बताना चाहेंगे, सेल पे जब हम सेल पढ़ रहे थे तो उसमें आपका जो एनोड था वो नेगेटिव था और कैथोड क्या था? पॉजिटिव था। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में जस्ट उसका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जो पॉजिटिव होगा वो एनोड होगा और जो नेगेटिव होगा वो कैथोड होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि जब आप किसी मोल्टेन कंपाउंड को में, जैसे कि आयनिक कंपाउंड का मतलब समझ में आता है, जिसका कांस्टेंट पार्टिकल्स अवयवी कण क्या हो? आयन हो। उस मोल्टेन कंपाउंड में जब आप इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कर देते हैं तो वो अपना क्या कर देता है? कंपाउंड दो भाग में बट जाता है। क्या बात समझ में आया? समझाते हैं। जैसे हमारे पास में एक सेटअप लगा हुआ है, एक कंटेनर लगा हुआ है। इसमें इस कंटेनर पे हमने लिया मोल्टेन NaCl का सॉल्यूशन। मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ, मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ। हम क्या लिए? NaCl लिए। यूँ समझ ले कि नमक का घोल लिए। क्लियर? यहाँ पे जो हम लिक्विड के फॉर्म पे लिए हैं वो क्या है? आपका NaCl का सॉल्यूशन है। मोल्टेन का मतलब क्या? पिघला हुआ लिक्विड अवस्था, हिंदी में बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमने दो रड लिया, इलेक्ट्रो रड लिया। यहाँ पे किसका लिए वो मायने नहीं रखता है कि हमको जिंक का लेना है या कॉपर का लेना है। बस आप ये समझ लीजिए कि वो आपका कंडक्टर होना चाहिए। जो आपने रड यूज किया वो क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। वहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाए। क्लियर? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जिस रड को जोड़े हम, उस रड का नाम क्या हो जाता है? एनोड, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाती है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जिस रड को जोड़ते हैं वो कैथोड बन जाता है, क्योंकि उसमें आपका नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? अब जैसे ही करंट इसमें क्या होता है? फ्लो करने लगती है, तो इसके अंदर पे आपका आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन होता है। आयनिक कंपाउंड मतलब समझ में आता है ना? जो जिसका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो? आयन हो। तो क्या होगा उसको भी समझ लीजिए। जैसे इसमें करंट आया तो ये आपका NaCl इसके अंदर पे Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। क्या बात समझ में आया? अब ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। उसके बाद में क्या होगा कि Na में कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो ये Na आपका इधर का जितना माइनस रड है, दिखाई देता है आपको? कैथोड का रड में जाके क्या होने लगेगा? जमा होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। क्यों आप जानते हैं? प्लस और माइनस क्या करती है? अट्रैक्शन करती है। तो ये माइनस है, तो इसके अंदर का जितना भी आपका क्या है? Na है, इस पूरा Na को ये रड क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? अब यहां पे क्या है आपका? Cl में कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। टोटल Cl को ये रड क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? और अट्रैक्ट करके ये Cl यहां से गैस के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जमा नहीं होगा वो। Cl गैस है तो कहां से रड में जमा होगा? लेकिन अपनी ओर टोटल Cl को क्या करेगा? खींचेगा और गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। लेकिन Na इस रड में क्या होने लगेगा? चिपकने लगेगा, यानी कि डिपॉजिट होने लगेगा। क्या बात समझ में आया? इस केस में रड ना तो डिपॉजिट होती है ना लाइब्रेट होती है। सिर्फ इसके अंदर पे जो आपने केमिकल लिया है उसका सेपरेशन होता है। बात समझ में आया? इस तरह से आपको Na अलग मिलेगा और Cl अलग मिलेगा। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ? जब आप कौन सा एनर्जी को सप्लाई किए? इलेक्ट्रिक एनर्जी को, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ।
इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया? चलिए, बन गया फिगर? समझ लीजिए इसको। अगर हम इसको क्या कर दें, आयोनाइजेशन कर दें, आयोनाइजेशन ऑफ क्या, NaCl, तो बोलिए क्या में टूटा, ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटा, टूटा? हाँ, समझिएगा। अट कैथोड, पहले कैथोड को उठाते हैं। कैथोड में कैसा चार्ज? माइनस चार्ज है। कैथोड में कौन गया? Na गया है क्या? क्या बन के गया? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और उस रड में जाके Na सॉलिड बन जाएगा, जमा होगा। समझ में आता होगा। दूसरी क्या है आपका? एट एनोड ना, कैसा चार्ज? माइनस प्लस चार्ज ना। इसमें कौन ट्रीट करेगा? Cl करेगा। Cl तो सिंगल केस में नहीं होता है, इसलिए हम 2Cl लिख देते हैं, चलेगा क्या? तो ये साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा। बोलो कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या बना के बाहर निकल जाएगा? गैस बन के बाहर निकल रहा है। इस तरह से Na और Cl क्या होती है? सेपरेट हो जाती है। बात समझ में आया? और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब विद्युत अपघटन से क्या समझते हैं? समझ में आया? जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स पढ़ेंगे। जैसे कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपका फ्री अवस्था में नहीं मिलता है। फ्री अवस्था में मतलब समझ में आता है कि जब हम उसको जमीन से खोज के निकालते हैं तो वो ओर के रूप में मिलता है, अयस्क के रूप में मिलता है। उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज मिली हुई रहती है, धूल कण मिट्टी बालू सब मिला हुआ रहता है। उसको कहते हैं कंबाइंड स्टेट। समझ में आ गया? तो उस कंबाइंड स्टेट से क्या करेंगे, हम उसको प्योर फॉर्म पे लाएंगे, एल्युमिनियम बनाएंगे। बहुत सारे क्या होंगे? प्रोसेस होंगे। तब भी प्रोसेस में हम लाएंगे तो कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी वहां पे बच जाती है। क्या बात समझ में आया? उस इम्प्यूरिटी को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है एल्युमिनियम में कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो डिफिनेटली बात है कि जब हम मोल्टेन एल्युमिनियम का जो थोड़ा बहुत अयस्क रहेगा उसको पिघला देंगे और उसमें क्या सप्लाई कर देंगे? करंट सप्लाई कर देंगे, तो टोटल एल्युमिनियम किधर मूव कर जाएगा? नेगेटिव रड की ओर, और इंप्यूरिटी जो नेगेटिव रहेगी वो आपका पॉजिटिव की ओर चिपक जाएगा। इस तरह से हमको 100% एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। कौन? जो कंबाइंड स्टेट में हमको प्राप्त होता हो। समझ में आया? और जो फ्री अवस्था में मिलता हो उसको तो हमको रिफाइनिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि सोना। समझ में आया? डाउट है? चलिए मिटा दें इसको। इलेक्ट्रोलाइसिस किसी को पूछना है? अगला टॉपिक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है फैराडे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। बहुत इंपॉर्टेंट। इसका 2 लॉ होता है ना, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। चलिए
फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ। एक छोटा सा फिगर के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। फैराडे मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस आप समझ गए हैं पूरी तरह से। वही फिगर बनाए हम जो पहले बनाए थे, है ना। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब बोलो एनोड, ये नेगेटिव है मतलब कैथोड। आयनिक सॉल्यूशन है इसके अंदर पे, तो ये प्लस है तो इसमें कौन ट्रीट करेगा, माइनस करेगा। ये माइनस रेड है तो कौन ट्रीट करेगा, प्लस। ये बात भी आप सीख चुके हैं, है ना। लीजिए, ये एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि विलयन है, आयनिक विलयन, ये वाला एक्वस सॉल्यूशन। चलिए हो गया, इतनी सी बात समझ में आया। एक ही बार में दिमाग में छापते हैं इसको। फैराडे का पहला नियम को सेल से कनेक्ट किए हैं, सेल से कनेक्ट किए हैं मतलब यहां से क्या आ रहा है आपका चार्ज। सेल में क्या है, चार्ज। जब आप इसको दोनों टर्मिनल को इस इलेक्ट्रोड रॉड से कनेक्ट किए तो इस सेल से क्या फ्लो हो रहा है, करंट यानी कि चार्ज। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम, यानी कि हम समय के साथ में जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को चार्ज बोल सकते हैं। तो मतलब हम एक ही वर्ड में बोलना चाहे तो यहां से क्या फ्लो हो रहा है, हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है। बैटरी से हो रहा है। तो ये क्या बोला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया। डिपॉजिटेड मास ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड ऑफ चार्ज। क्या नई बात समझ में आया, समझाते हैं। सपोज यहां से आपका चार्ज 2 कूलम्ब का आ रहा है। कितना का चार्ज आ रहा है, 2 कूलम्ब का चार्ज आ रहा है। और यहां पे जो मास है अलग अलग हो रहा है ना, यहाँ पे मिश्रण है, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो 2 कूलम्ब का जब चार्ज यहां पे आया तो यहां का मास को सेपरेट होने में, रेस्पेक्टिव रड में डिपॉजिट होने में 10 मिनट का समय लगा। कितना, 10 मिनट का समय लगा। कितना चार्ज में, 2 कूलम्ब का चार्ज में। अगर उस चार्ज को हम कितना कर दें, 4 कूलम्ब कर दें, तो ये जितना 10 मिनट में जमा हुआ था ना रड, वो 5 मिनट में ही क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यही बोला, नहीं समझ में आया। डिपॉजिटेड मास ऑफ रेस्पेक्टेड रड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड चार्ज। जितना आप यहां पे चार्ज अप्लाइड करेंगे उतना ज्यादा जल्दी यहां पे क्या होगा, मास डिपॉजिट होगा। नहीं समझ में आया, आया। कौन मास डिपॉजिट होगा, आपने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस में Na वहां पे डिपॉजिट हुआ था। तो जितना आप चार्ज अप्लाइड करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी वो मास वहां पे डिपॉजिट होगा। बात समझ में आया, क्लियर। तो लिख देते हैं इसको भी। द मास ऑफ द सब्सटेंस, द मास ऑफ द, बात समझ में आया नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पे। सपोज यहां का सॉल्यूशन को हम ले लेते हैं CuSO4। ये अभी क्या है, कंपाउंड में है। हमको क्या चाहिए, प्योर Cu चाहिए। जब ये आयोनाइज हो जाए, कौन, CuSO4, तो ये टूटता किस में, उसको आप जानते हैं, Cu+2 + SO4 - 2 में। तो ये
जब ये इसमें करंट सप्लाई होगा तो ये इस तरह से, सॉल्यूशन है, इस तरह से टूटेगा, बोलो टूटेगा। और ये Cu हमारा कहां पे जाके जमा होने लगेगा? माइनस रड में। प्लस है तो किस में जमा होगा? माइनस रड में। क्या बात समझ में आया? और कब कितना जमा होगा? जितना हम करंट देंगे उतना ज्यादा जमा होगा, जितना कम करंट दीजिएगा उतना कम जमा होगा। क्या बात समझ में आया? आलू का भुजिया बनाई है ना, जितना वहाँ पे हीट देंगे उतना ज़्यादा जल्दी वो भुनाता है। हाँ, धीमा किए तो 4 घंटा लगेगा। तो यही पे वही सवाल है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना जल्दी ये क्या होगा, यहाँ पे जमा होगा, जितना कम चार्ज उतना देरी से जमा होगा। क्या बात समझ में आया? Therefore W यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस है, वहां पे सब्सटेंस आपका है ना Cu, उसका मास है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। चार्ज को रिप्रेजेंट करते किससे हैं? Q से। छोटा भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? डाउट है? और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू देंगे और साथ में एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं Z, और आपके पास में क्या है? Q। Therefore Q इज इक्वल टू क्या जानते हैं? I इंटू T। चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, जानते हैं आप। तो डिपोजिटेड मास यानी कि W इक्वल टू, बोलिए, Z Q के जगह में I फिर T। हो गया? डाउट है? हियर W इक्वल टू डिपोजिटेड मास ऑफ सब्सटेंस। डिपोजिट हुआ है वही मास तो है, डिपोजिटेड मास ऑफ सब्सटेंस। हो गया? और आपके पास में क्या है? Z। Z क्या है? कौन कांस्टेंट? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट या फैराडे कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या? आई क्या है यहां पे? चार्ज है या करंट है? टी क्या है? हो गया? यहां पे थोड़ी सी जानकारी, ई क्या है आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट किससे किए? Z। Z इक्वल टू क्या है ये? E। E क्या है यहां पे? E क्या है यहां पे? E क्या है? एनर्जी। E क्या है? आपने लिखा था ना, E इलेक्ट्रिक गिव E केमिकल। नहीं, E क्या है यहां पे? एनर्जी। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, यानी कि Z इक्वल टू एनर्जी बाय फैराडे होता है। क्या होता है? Z इक्वल टू E बाई F। F मतलब फैराडे। क्लियर? ये वैल्यू है, याद रखना, ये फॉर्मूला बना हमारा, ठीक। और Z इक्वल टू E को ही लिखेंगे। F का वैल्यू बताइए जल्दी। 96500। नहीं? हाँ, बात समझ में आया? अगर ये वैल्यू समझ में आया तो ये वैल्यू भी समझ में आना चाहिए। तो क्या आप लिख सकते हैं? W इक्वल टू Z के जगह में E बाई 96500 I इंटू T। फैराडे का नियम कहलाता है। डाउट है किसी को? आया समझ में तुमको?